Myself, Dr. Deepak Kukkad, and I welcome you all to the very first video of our brand new YouTube channel Bioenigma Uncovered। अब जैसा कि मैंने आपसे अपने पहले इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर शेयर किया था कि आई विल बी टेकिंग ऑन वेरियस लेक्चर्स रिलेटेड टू बायोकेमिस्ट्री, उसी सीरीज के अंदर, इस बायोकेमिस्ट्री वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर I am bringing you the very first topic, that is properties of water and hydrogen bonding in water, which leads to the origin and possibility of life on our planet। अब इस टॉपिक को चूज करने का सिंपल एक ही रीजन है, और वो ये है, वाटर इज द वेरी फाउंडेशन ऑफ लाइफ ऑन आवर प्लेनेट। इफ देयर इज नो वाटर, देयर इज नो लाइफ, सिंपली बिकॉज क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है ना, प्लांट्स के अंदर, उसके अंदर CO2 फिक्सेशन होता है। CO2 फिक्सेशन के दौरान क्या होता है, ग्लूकोज फॉर्मेशन होता है, और साथ ही साथ देयर इज अ रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। और वो ऑक्सीजन कहाँ से आती है? ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम वाटर। So we can simply say that if there is no water, there can be no atmospheric ऑक्सीजन। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, वो भी ये शो करते हैं कि जो अर्लीस्ट जो लाइफ है हमारे प्लेनेट के ऊपर, वो एक प्राइमोर्डियल सी के अंदर ओरिजिनेट हुई थी। अर्थ की अर्लीस्ट हिस्ट्री के अंदर जब की अर्थ बनी तो ये आग का एक तपता हुआ गोला थी, लेकिन धीरे धीरे विद टाइम जब ये ठंडी हुई तो जो एटमॉस्फेयर के अंदर वेपर से जो गैसियस फॉर्म के अंदर थे वो कंडेंस हुए, और उन्होंने हमारे पृथ्वी के ऊपर एक बहुत बड़े समंदर का निर्माण किया, जिसको कि प्राइमोर्डियल सी या प्राइमोर्डियल सूप या प्राइमोर्डियल ओशन कहते हैं। अब इस प्राइमोर्डियल सी के अंदर बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं जो इनफैक्ट आज के समुद्र के अंदर भी देखने को मिलते हैं, और इसी वजह से क्या है, जो अर्लीस्ट जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स थे उनका जो स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन है या था या इनफैक्ट आज भी है, उनके अंदर जो इंट्रासेलुलर या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स जो होते हैं उनका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो भी सी वाटर के ही सिमिलर होता है। आप सभी जानते हैं कि जैसे हमारा ब्लड है उसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, इसी तरह जो टीयर्स या आंसू होते हैं उसके अंदर भी सॉल्ट होते हैं। तो ये सारे जो एविडेंसेस होते हैं या इंडिकेटर्स होते हैं वो ये बताते हैं कि जो अर्लीस्ट लाइफ है वो पानी के अंदर या वाटर के अंदर ओरिजिनेट हुई। इनफैक्ट आज के टाइम के अंदर भी बहुत सारे इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर देखने को मिलते हैं, जैसे कि हॉट सल्फर स्प्रिंग के अंदर मिलने वाले बैक्टीरिया हो गए, या ऐसे बैक्टीरिया जो कि पेट्रोलियम या ऑयल या नेचुरल गैस को या सिमिलर प्रोडक्ट्स को एज एन एनर्जी सोर्स कंज्यूम करते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वाटर इज द बेसिक सोर्स ऑफ लाइफ ऑन अवर प्लेनेट। अगर अब पानी के अंदर ऐसी बहुत सारी खास बातें होती हैं जो इसको दूसरे लिक्विड से, दूसरे फ्लूइड से या दूसरे सॉल्वेंट से अलग करती हैं। उन सभी प्रॉपर्टीज में से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है इसकी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्षमता। इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही क्या होता है, जो बहुत सारे बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स हो गए या बायोलॉजिकल पॉलीमर्स हो गए, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स हो गए या पॉलीसैकेराइड्स हो गए, उनकी जो इंटरेक्शन होती है या जो उनकी फोल्ड करने की एबिलिटी होती है वो इसी वजह से होती है कि वो पानी के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं। जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात होती है यहाँ पर मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ वो है इसकी यूनिवर्सल सॉल्वेंट एक्ट करने की जो एबिलिटी है, जो कि इसको बहुत यूनिक बनाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पानी के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड किस तरह से बनता है। उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि वाटर जो मॉलिक्यूल है उसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। पानी का जो एक मॉलिक्यूल है वो क्या है, एक एंगुलर शेप के अंदर। इस एंगल की जो वैल्यू होती है यानी कि HOH जो बॉन्ड बनता है इसकी जो वैल्यू होती है 104 पॉइंट। इसके अलावा इस OH बॉन्ड लेंथ है वो नियर अबाउट 0.958 एंगस्ट्रॉन होती है। अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। ऑक्सीजन जहां हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वहीं हाइड्रोजन हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे छोटा और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। तो इस वजह से क्या होता है, ये जो OH बॉन्ड बनता है ऑलरेडी ऑल्दो एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा खिसक जाते हैं। तो इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन के ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जो बॉन्ड बनता है इसके अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है। लेकिन इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
डिफरेंस की वजह से क्या होता है, ये जो बॉन्ड OH बॉन्ड है इसके अंदर एक पार्शियल आयनिक कैरेक्टर आ जाता है, और इसी आयनिक कैरेक्टर की वजह से ये जो OH बॉन्ड है ये एक डाइपोल की तरह व्यवहार करता है, और ये जो डाइपोल मूवमेंट होता है इसकी जो वैल्यू होती है 1.85 डिवाई यूनिट्स। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं वाटर के अंदर एक खास तरह की एबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, और वो होती है कि वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की एक क्षमता है वो पैदा हो जाती है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर जो ऑक्सीजन होता है तो इसके जो दो लोन पेयर होते हैं अपने चारों ओर जो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, पानी के जो अणु होते हैं, उनके हाइड्रोजन को पार्शियली अपनी तरफ खींच लेते हैं। ये जो OH बॉन्ड है ये ऑलरेडी थोड़ा ध्रुवित है, थोड़ा पोलराइज्ड है, और इस हाइड्रोजन के ऊपर क्या होता है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये हमेशा नेगेटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट होगा। जो OH बॉन्ड होता है एक वाटर मॉलिक्यूल का, वो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के जो ऑक्सीजन के लोन पेयर की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाता है। तो इस तरह से एक नॉन बॉन्डेड अट्रैक्शन पैदा हो जाता है, एक एफिनिटी पैदा हो जाती है। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इस हाइड्रोजन बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं DH और डॉट लगा के A से। D रिप्रेजेंट करता है डोनर को और A रिप्रेजेंट करता है एक्सेप्टर को। अब ये डोनर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अपना हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है, और A बोलते हैं एक्सेप्टर इसलिए क्योंकि ये उस हाइड्रोजन को जो कि पार्शियली इस दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के से आ रहा है, वो जो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो उसको उस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा है। अब आपको एक बेसिक डेफिनेशन याद होगी एसिड और बेसिस की। जो एटम्स या जो ग्रुप हाइड्रोजन एटम्स डोनेट करते हैं उनको हम बोलते हैं एसिडिक। जो मॉलिक्यूल या जो ग्रुप जिनके पास लोन पेयर होता है उनको हम बोलते हैं बेसिक। ये जो हाइड्रोजन एटम है पूरी तरह से निकल नहीं रहा है एक वाटर मॉलिक्यूल से, तो इसलिए हम इसको बोल देते हैं वीकली एसिडिक। तो वीकली एसिडिक कौन से होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर NH ग्रुप होता है या OH ग्रुप होता है। तो इस तरह के जो ग्रुप्स होते हैं इनको हम डोनर ग्रुप्स बोलते हैं, क्योंकि ये अपना हाइड्रोजन दे रहे हैं। जिनके पास एक लोन पेयर होता है आउटर ऑर्बिटल्स के अंदर, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया या ऑक्सीजन हो गया। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस हाइड्रोजन बॉन्ड का कि ये जो हाइड्रोजन एटम है ये अपने आप में बहुत यूनिक है। मैंने आपको पहले ही बताया कि हाइड्रोजन एटम जो होते हैं वो हमारे पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी का सबसे छोटा एटम है। ये छोटा होने की वजह से ये ऑलरेडी क्या है, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अप्रोच कर सकता है, बड़ा इजीली अप्रोच कर सकता है। और इस तरह की जो अप्रोच करने की, हाइड्रोजन की अप्रोच करने की एबिलिटी है किसी और एलिमेंट के अंदर देखने को नहीं मिलती है। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये बेसिकली एक तरह का क्या है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और जो आपका ऑक्सीजन एटम है इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। एक तरह का एक पार्शियली हम इसको बोलते हैं एक इलेक्ट्रोस्टैटिक एसोसिएशन बन जाती है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, या नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में भी, अगर जो एक्सेप्टर एटम इन केस नाइट्रोजन है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, लेकिन ये क्या है, पार्शियली इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर भी होता है। क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन है वो अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो पार्शियली शेयर कर रहा है हाइड्रोजन के साथ। ये जो फैक्ट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोजन बॉन्ड की जो लेंथ होती है वो 0.5 एंगस्ट्रॉम शॉर्टर होती है एज कंपेयर टू वैन डर वाल्स डिस्टेंस। अब ये किस वजह से होती है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम सबसे छोटा एटम है। ये जो ऑक्सीजन एटम है ये बहुत बड़ा है और ये जो हाइड्रोजन एटम है ये बहुत छोटा है, तो ये इसको कहीं से भी क्या कर सकता है, अप्रोच कर सकता है। इस वजह से कितना ही ज्यादा इसको अप्रोच कर सकते हैं। तो वैन डर वाल्स डिस्टेंस क्या होती है कि जैसे आपके सामने दो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं जो एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो ये जो नॉन बॉन्डेड इनके बीच में जो इंटरेक्शन होती है, नॉन बॉन्डेड इंटरेक्शन है, किसी तरह का इनके अंदर बॉन्ड नहीं है। एक एटम का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो दूसरे एटम के न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करता है, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसकी तरफ अप्रोच करता है। एक मिनिमम डिस्टेंस पर आकर खड़े हो जाते हैं वो दो पार्टिसिपेटिंग एटम्स होते हैं, तो वो जो डिस्टेंस होती है उसको हम वैन डर वाल्स डिस्टेंस कहते हैं। तो नॉर्मली वैन डर वाल्स डिस्टेंस वो सबसे छोटी लिमिट होती है, लेकिन जो हाइड्रोजन बॉन्ड की जो लेंथ होती है वो इस वैन डर वाल्स बॉन्ड से भी कम होती है। तो ये किस वजह से पॉसिबल होता है, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम के बहुत ही छोटे साइज होने की वजह से, और ऐसा किसी और एलिमेंट के साथ देखने को हमें नहीं मिलता है। इनफैक्ट जो हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टेंस वाटर के अंदर होती है
वो 1.8 एंगस्ट्रॉन होती है और वंडरवॉल डिस्टेंस होती है वो 2.6 एंगस्ट्रॉन होती है। ऊपर मैंने जरूर 0.5 एंगस्ट्रॉन बोला है, बट वो एवरेज डिस्टेंस है। ये जो रेंज होती है नियर अबाउट 0.5 से लेकर के 0.9 एंगस्ट्रॉम तक हो सकती है। अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना है एक वाटर मॉलिक्यूल के OH और दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के बीच में, इसकी कुछ एनर्जी है। अब क्योंकि ये पूरी तरह से कोवेलेंट भी नहीं है, पूरी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक भी नहीं है, क्योंकि ये पार्शियल अट्रैक्शन है, थोड़ा थोड़ा सा छोटा छोटा सा इनके बीच में थोड़ा सा प्यार हो गया है, एक एफिनिटी डेवलप हो गई है, तो ये आसानी से हम इसको तोड़ सकते हैं। और ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर सेंसिटिव होती है। ये जो अट्रैक्शन होता है OH बॉन्ड की जो एनर्जी होती है सिर्फ 20 किलोजूल पर मोल होती है। तो अगर आप वाटर मॉलिक्यूल का टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो टूटते जाएंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड की जो एनर्जी है इसको हम एक प्रॉपर जो और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड बना है, इस कोवेलेंट बॉन्ड की एनर्जी से कंपैरिजन करेंगे तो वो होती है 460 किलोजूल पर मोल। ऑन अ कंपैरेटिव नोट ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी है वो 20 किलोजूल पर मोल है। तो क्लियरली जो हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी है वो बहुत ही कम है, ये आसानी से हम इसको तोड़ भी सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि डिफरेंट जो बायोलॉजिकल पॉलीमर्स होते हैं, जैसे कि आप DNA ले लो, RNA ले लो, या हम प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ले लें, या पेप्टाइड्स ले लें, या फिर हम कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स ले लें, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ले लें, उनके अंदर OH ग्रुप्स भी बहुत होते हैं और उनके अंदर NH ग्रुप्स भी बहुत सारे होते हैं। उस वजह से क्या होता है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग उनको बहुत ज्यादा फोल्ड कर देती है। तो क्लियरली जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो हमारे मॉलिक्यूल्स को बहुत ही छोटे एनवायरनमेंट के अंदर, एक छोटे से वॉल्यूम, छोटे से आयतन के अंदर आसानी से ये मॉलिक्यूल्स होते हैं एक छोटे से वॉल्यूम के अंदर समा जाते हैं ड्यू टू दिस एक्सेसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब यहाँ पर हम इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को लिक्विड वाटर के रेस्पेक्ट में और साथ ही साथ हम आइस के एस्पेक्ट के अंदर हम देखेंगे कि इन दोनों के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या डिफरेंस होता है। अब यहाँ पर इस फिगर के अंदर आप देख पा रहे हैं कि जो आइस है उसकी जो सिमेट्री है वो क्या होती है, टेट्राहेड्रल सिमेट्री है। टेट्राहेड्रल इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक जो वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो चारों ओर से 4 डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल के साथ घिरा रहता है। एक वाटर मॉलिक्यूल के पास 2 लोन पेयर है, तो 2 लोन पेयर होने की वजह से क्या होता है वो दूसरे 2 वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन एटम्स के साथ क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर मैं इसको इस डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ। और इसके पास खुद के 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं, वो भी क्या होते हैं दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स के ऑक्सीजन एटम की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से एक जो मॉलिक्यूल है आइस के अंदर, सॉलिड आइस के अंदर, इस वजह से इसके अंदर जो सिमेट्री हो जाती है वो टेट्राहेड्रल सिमेट्री होती है। टेट्राहेड्रल सिमेट्री की वजह से यहाँ पर आप देखोगे इसके अंदर एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन जाती है। इस तरह से एक 6 मेंबर्ड रिंग लाइक एक स्ट्रक्चर का निर्माण हो जाता है। अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बहुत ही एक्सेसिव होती है, खास करके इन कंपैरिजन टू लिक्विड वाटर। अगर हम तरल पानी को छोड़ें और सॉलिड आइस की तरफ देखें तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो आइस के अंदर रिलेटिवली बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि आइस होता है उसका टेम्परेचर बहुत कम होता है। और जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड की जो एनर्जी होती है वो 20 किलोजूल पर मोल होती है। पानी का टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटती जाएगी। अब आइस का टेम्परेचर क्या होता है, बिलो 0 डिग्री होता है, या 0 डिग्री या 0 डिग्री से कम होता है, तो इस वजह से वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा हो जाती है। इस एक्सेसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो आइस होती है वो ज्यादा फैल जाती है और इसकी एक ओपन स्ट्रक्चर बन जाती है। इसीलिए जो आइस की जो डेंसिटी होती है, सॉलिड आइस की जो डेंसिटी होती है एज कंपेयर टू लिक्विड वाटर वो कम हो जाती है। आइस की जो डेंसिटी होती है वो 0.92 ग्राम पर ml होती है और लिक्विड वाटर की होती है 1 ग्राम पर ml। तो ये जो चीज होती है बहुत ही ज्यादा यूनिक होती है और किसी सॉल्वेंट के अंदर हमें देखने को नहीं मिलती है। अब यहाँ पर क्या चीजें हमें याद रखनी है, एक जो सॉलिड आइस होती है उसके अंदर टेट्राहेड्रल सिमेट्री होती है। दूसरी क्या चीज हमें याद रखनी है कि इस टेट्राहेड्रल सिमेट्री क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर एक्सेसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा क्यों होती है एज कंपेयर टू लिक्विड वाटर, क्योंकि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो थर्मोसेंसिटिव या टेम्परेचर के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। क्योंकि आइस का टेम्परेचर एज कंपेयर टू लिक्विड वाटर कम होता है तो इसलिए वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा हो जाती है तो वो ज्यादा फैल जाती है, ज्यादा फैलती है तो उसका जो डेंसिटी होती है
वो कंपैरेटिवली कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। एक और चीज यहाँ पर हमें याद रखनी चाहिए कि जो वाटर की जो डेंसिटी होती है लिक्विड स्टेट के अंदर वो 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मैक्सिमम होती है। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो हमारे लिए क्वेश्चन पैदा करती हैं। वो ऐसा क्या वाटर मॉलिक्यूल को खास बनाती हैं कि जिसकी वजह से हमारे प्लेनेट के ऊपर जो लाइफ है, जीवन है, उसके अंदर पानी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज फॉर लाइफ ड्यू टू दिस अनयूजुअल चेंज इन द डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन फ्रीजिंग। अब ये बहुत ही अनयूजुअल है ना, सॉलिड जो मटेरियल्स होते हैं उनके अंदर बहुत डेंस पैकिंग होती है क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा पास आ जाते हैं और वो उनके अंदर क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। लेकिन वाटर के अंदर क्या हो रहा है, बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है। पानी के मॉलिक्यूल जो हो रहे हैं सॉलिडिफाइड होने पर क्या होते हैं, फैल रहे हैं, उसकी जो डेंसिटी है, उनका जो घनत्व है, पैकिंग जो एबिलिटी है वो कम हो रही है। तो ये बड़ी अनयूजुअल चीज है। तो हमें इसको समझने के लिए हमें ठीक उल्टा अगर हम सोचें, क्या होता कि अगर पानी के मॉलिक्यूल हैं अपॉन सॉलिडिफिकेशन अगर बर्फ बनती और उनकी पैकिंग बढ़ जाती, उनकी डेंसिटी बढ़ जाती, तो हमारे प्लेनेट के ऊपर लाइफ किस तरह से होती, और अगर होती तो क्या होता, और अगर नहीं होती तो कैसे नहीं होती। तो सपोज करें कि अगर आइस है, अगर उसका घनत्व या उसकी डेंसिटी लिक्विड वाटर के कंपैरिजन के अंदर अगर कम हो जाती, सॉरी बढ़ जाती, तो क्या हो जाता, वो भारी हो जाती। भारी होने से क्या होता, वो जो बर्फ है, खास करके अगर हम समुंदर, लेक्स, मतलब जो भी जलाशय हैं, जो भी पानी के सोर्स हैं, वो सभी के अंदर क्या होता है, बर्फ होती, वो नीचे बैठ जाती। नीचे बैठने से क्या होता, वो जो बर्फ होती वो इंसुलेटेड हो जाती। अब आपको पता है कि जो सन से आने वाली जो रेडिएशन है वो पानी के अंदर आती, और जो बर्फ होती वो क्या होती, बिल्कुल नीचे बैठ जाती है। अब आपको पता है कि जो सोलर रेडिएशन होती हैं वो पानी के अंदर ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल नहीं करती। इस वजह से क्या होता है, ये जो बर्फ की जो लेयर बनी ये क्या हो जाती, इंसुलेटेड हो जाती, ये प्रोटेक्ट हो जाती, क्योंकि ऊपर के चारों ओर क्या है, पानी है। जो रेडिएशन होती, जो समुद्र की सतह से रिफ्लेक्ट होती, ये वापस कहाँ जाती हैं, तो ये एटमॉस्फेयर के अंदर जाती हैं। अब ये क्योंकि ये जो बर्फ है ये इंसुलेट हो गई, इससे जो कांटेक्ट के अंदर आने वाला जो पानी की लेयर्स है वो क्या हो जाती, ठंडी हो जाती। तो इस वजह से क्या होता, अब जो हीट होती है वो कंडक्टिंग होती है, तो ये जो ठंडक है ये ऊपर तक ट्रांसफर हो जाती। इस वजह से ये जो रेडिएशन जो आती, जो रिफ्लेक्ट हो रही है वापस से एनवायरनमेंट के अंदर, वो बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती। बहुत ज्यादा ठंडी होने की वजह से ये बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि अर्थ वुड हैव रिमेन इनटू अ परमानेंट आइस एज। तो क्लियरली अगर पानी की जो डेंसिटी है अपॉन सॉलिडिफिकेशन वो बढ़ जाती, तो अर्थ वुड हैव रिमेन इनटू अ परमानेंट आइस एज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि जो पानी की जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है इनफैक्ट एट द टेम्परेचर ऑफ 4 डिग्री सेल्सियस। तो जो भी जलाशय होते हैं, चाहे समुंदर हो गए, झीलें हो गई, या जो नदियां हो गई, वो खास करके जो ठंडे इलाकों के अंदर होते हैं, उनके अंदर पानी जमता नहीं, सिर्फ ऊपर की एक जो सतह होती है, सिर्फ वो क्या होती है, थोड़ी सी जमती है। अदरवाइज जो उसके नीचे जो पानी होता है वो हमेशा क्या रहता है, हमेशा लिक्विड स्टेट के अंदर रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ही पानी का टेम्परेचर कम होते होते 4 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा, इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। डेंसिटी कम होने की वजह से क्या होगा, ये नीचे की ओर ट्रेवल करना शुरू कर देगा। तो नीचे ट्रेवल करेगा और नीचे का जो पानी है वो क्या आ जाएगा, उसको रिप्लेस करके ऊपर आ जाएगा। वो जो पानी होगा उसका टेम्परेचर जैसे जैसे जो ऊपर पहुंचा हुआ पानी है, सर्कुलेट होने वाला पानी है, वो जब ऊपर पहुंचेगा उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस होगा, खुद भारी होने की वजह से नीचे बैठ जाएगा। तो इस तरह से एक साइक्लिक जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, चलने लग जाता है। और इसी वजह से क्या होते हैं, जो हमारे जलाशय होते हैं वो कठोर सर्दी के अंदर भी पूरी तरह से नहीं जमते हैं। चाहे आप बड़े बड़े समुद्र ले लो, महासागर ले लो, नदियां ले लो, किसी भी तरह के हमारे जल के सोर्स या स्रोत है उनको हम देख लें, चाहे वो कितने भी ठंडे इलाके में क्यों ना हो, तो वो पूरी तरह से कंप्लीटली फ्रीज नहीं होते। इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं इस वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसी की वजह से हमारे प्लेनेट के ऊपर लाइफ पॉसिबल थी। अब इसी डिस्कशन को थोड़ा सा हम और एक्सपैंड करते हैं और इसको थोड़ा और बेसिक केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होते हैं वो आइस के अंदर भी होते हैं और लिक्विड स्टेट के अंदर भी होते हैं। लेकिन जो सॉलिडिफाइड आइस होती है उसके अंदर ये ज्यादा होते हैं, क्योंकि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो थर्मोसेंसिटिव या टेम्परेचर सेंसिटिव होती है। एक और एस्पेक्ट ये होता है कि जो उद्रवपातन ऊष्मा होती है आइस की या बर्फ की, उद्रवपातन ऊष्मा यानी कि हीट ऑफ सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन क्या होता है, वो प्रोसेस जिसके अंदर कोई भी सॉलिड होता है वो डायरेक्टली एक वेपर फॉर्म या गैसियस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो आइस की जो उद्रवपात
अपवर्तन की ऊष्मा है या हीट ऑफ सब्लिमेशन है एट 0 डिग्री सेल्सियस, वो होती है 46.9 किलो जूल पर मोल। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस की आइस है वो डायरेक्टली 100 डिग्री सेल्सियस की भाप बन जाए। अब आपको पता है कि पानी क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है और 100 डिग्री सेल्सियस के पानी से ही 100 डिग्री सेल्सियस की वेपर फेज बनती है। तो 0 डिग्री सेल्सियस की आइस से अगर 100 डिग्री सेल्सियस के वेपर बन जाए तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। इस प्रोसेस की जो टोटल एनर्जी होती है वो 47 किलो जूल पर मोल होती है, लेकिन इस टोटल एनर्जी में से सिर्फ 6 किलो जूल पर मोल जो एनर्जी होती है सिर्फ वही होती है जो गैसियस वाटर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी के लिए कंट्रीब्यूट करती है। लेकिन जो बाकी की 41 किलो जूल पर मोल होती है उतनी एनर्जी चाहिए होती है जो कि इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिसरप्ट कर दे। तो क्लियरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत एक्सेस में होती है आइस के अंदर और इसको कंप्लीटली तोड़ने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। दूसरी तरफ हीट ऑफ फ्यूजन देखें, यानी कि वो जो एनर्जी है जिससे कि हम 0 डिग्री सेल्सियस आइस से 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बना सके, वो होती है सिर्फ और सिर्फ 6 किलो जूल पर मोल। कहने का मतलब ये है कि 0 डिग्री सेल्सियस आइस से अगर हमें 0 डिग्री सेल्सियस का पानी बनाना है, लिक्विड वाटर बनाना है, तो उसके लिए हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ 6 किलो जूल पर मोल। तो ये कितना हो गया, सिर्फ ऑलमोस्ट 15 to 18% हो गया। अगर हम इसको वैल्यू को, इन दोनों वैल्यूज को 46.9 किलो जूल पर मोल को 6 किलो जूल पर मोल से कंपैरिजन करें तो क्लियरली आइस के जो हाइड्रोजन बॉन्ड को अगर हमें तोड़ना है और जिससे कि हमें इतने हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़े जिससे कि हमें 0 डिग्री सेल्सियस का पानी मिल जाए, तो वो कितना हो गया, सिर्फ उन दोनों के अंदर 15% का ही डिफरेंस हो गया। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आइस के अंदर और जो लिक्विड वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो एक्सटेंट है, ठीक है ना, जो क्षमता है उसके अंदर सिर्फ 15% का ही डिफरेंस होता है। तो इसका मतलब ये भी हो गया कि पानी को जो बॉयल करने के लिए या पानी के अंदर जो कंप्लीट हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें बहुत ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस और पानी का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, H2O का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कितना आता है, 18, ऑक्सीजन का 16 होता है परमाणु भार और एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 16 + 2 18। ऑन कंपैरेटिव नोट अगर हम देखें, जो मीथेन होती है जिस अणु भार होता है या मॉलिक्यूलर वेट होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है क्योंकि इसका होता है 16, तो इनके अंदर जो डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता मॉलिक्यूलर वेट के अंदर, लेकिन इनका बॉइलिंग पॉइंट के अंदर आप देखोगे ऑलमोस्ट 250 डिग्री सेल्सियस का फर्क हो जाता है। मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट होता है -61.6 डिग्री सेल्सियस और वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से होता है कि जो लिक्विड वाटर होता है उसके अंदर बहुत एक्सेसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वाटर मॉलिक्यूल के अंदर बहुत ज्यादा कोहेसिवनेस, पानी के एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा, हम कह सकते हैं आपस में बहुत ज्यादा प्यार होता है। तो उस प्यार को तोड़ने के लिए, और वो प्यार किस फॉर्म के अंदर होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्म के अंदर, तो इस प्यार को तोड़ने के लिए, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि 40 किलो जूल ऑलमोस्ट हमें देनी पड़ेगी पानी का इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कंप्लीटली डिसरप्ट करने के लिए। ये जो पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, अब हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर ली, जो आइस के अंदर हमने बात की थी उसकी जो, क्योंकि वो बहुत ही डिफाइंड स्ट्रक्चर है, उसके अंदर क्या थी, टेट्राहेड्रल सिमेट्री थी। वाटर के अंदर भी टेट्राहेड्रल सिमेट्री होती है। मैंने आपको ये भी बताया कि जो आइस होती है वो बहुत ज्यादा फैलती है, लेकिन अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस की बात करें 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, वो कितनी होती है एक लिक्विड वाटर के अंदर, वो होती है 2.82 एंगस्ट्रॉन और आइस के अंदर होती है 2.76 एंगस्ट्रॉन। अब ये कितनी बड़ी स्ट्रेंज बात है ना, क्योंकि एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि जो पानी की लिक्विड वाटर की डेंसिटी तो होती है 1 ग्राम पर ml, तो लिक्विड वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत ज्यादा, उनकी पैकिंग डेंस होती है। और मजे की बात यह है कि जो आइस की डेंसिटी कम होती है, लेकिन आइस के अंदर 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो एवरेज इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होती है, यानी कि दो पानी के जो अणु हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में जो डिस्टेंस हो जाती है वो कम हो जाती है। तो ये अपने आप में बड़ा ही कंट्रास्टिंग एक फैक्ट है। इस चीज को इसको अगर हम बहुत क्रिटिकली सोचें तो अपने आप में बड़ा अजीब लगेगा। एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि लिक्विड वाटर की डेंसिटी ज्यादा है और दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं लिक्विड वाटर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस होती है एज कंपेयर टू सॉलिड आइस वो ज्यादा है। तो अपने आप में बड़ा स्ट्रेंज है, लेकिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आइस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं
उनके अंदर बहुत ज्यादा एक्सेसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो इसी वजह से वहां कोहेसिवनेस बढ़ जाता है। दूसरा मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो थर्मोसेंसिटिव होती है, टेम्परेचर सेंसिटिव होती है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटती जाएगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे जैसे टूटती जाएगी तो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो रैंडम मोशन होगा वो बढ़ता जाएगा। रैंडम मोशन बढ़ने की वजह से जो एवरेज मॉलिक्यूलर डिस्टेंस होती है या एवरेज इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ जाएगी। 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नॉर्मली ये होती है 2.282। थोड़ा सा अगर हम फिजियोलॉजिकल कंडीशंस के अंदर आ जाएंगे यानी कि अप टू 37 डिग्री सेल्सियस, जैसे जैसे हम 0 डिग्री से बढ़ते जाएंगे 37 डिग्री सेल्सियस की तरफ, तो ये जो एवरेज इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होगी वो और ज्यादा बढ़ जाती है। तो क्लियरली जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग होते हैं और इसी वजह से क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल होते हैं एवरी 10⁻⁻12 सेकेंड अपने आप उनका जो ओरिएंटेशन होता है या 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर जो कन्फॉर्मेशन होता है वो बहुत जल्दी या बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली वो चेंज होता रहता है। इस वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं 3 to 7 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर विद टाइम बनाते रहते हैं। ऑन कंपैरेटिव नोट आपने देखा था कि जो आइस थी उसके अंदर बड़ा ही एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल सिमेट्री हमें रेगुलर देखने को मिलती थी, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल्स के जो नेटवर्क होते हैं वो बहुत ज्यादा इरेगुलर होते हैं और बहुत ज्यादा वेरिएबल होते हैं। ये जब सारी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली, खास करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग को अब हमने बहुत ज्यादा देख लिया। अब हम बात करते हैं कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो वाटर की एज अ सॉल्वेंट एक्ट करने की जो एबिलिटी होती है उसको किस तरह से प्रभावित करती है। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सपोज करो आपके पास 2 एटम्स हो गए, अब जैसे आपके पास एक सोडियम का एटम हो गया और दूसरी तरफ आपके पास क्या हो गया, एक क्लोराइड का एटम हो गया। तो ये आपस में मिलकर इन्होंने क्या बना लिया, एक मॉलिक्यूल बना लिया NaCl। अब NaCl आपको पता है कि NaCl का अगर हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखें तो एक जो सोडियम होता है वो चारों ओर से 6 क्लोराइड आयनों से घिरा होता है और एक जो क्लोराइड आयन होता है ठीक इसी तरह वो भी 6 सोडियम आयनों से घिरा रहता है। तो जब हम इसको पानी के अंदर घोलते हैं तो क्या होता है, ये सोडियम आयन्स को इस क्लोराइड आयनों से दूर कर देता है और इससे क्या होता है, जो सोडियम आयन होते हैं वो चारों ओर से पानी के मॉलिक्यूल के साथ घिर जाते हैं। तो किसी भी सॉल्वेंट की वो एबिलिटी जिसकी वजह से वो एक सॉल्यूट या एक विलेय पदार्थ के अंदर जो अणु होते हैं या जो परमाणु होते हैं उनको एक दूसरे से दूर कर देता है, यानी कि जो पार्टिसिपेटिंग एटम्स होते हैं दे आर सॉर्टेड अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है किसी भी सॉल्वेंट की इसको हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। पानी को हम बोलते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ऑल्दो टेक्निकली क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कोई भी एक करेक्ट टर्म नहीं है, कोई भी ऐसा सॉल्वेंट नहीं होता जो सभी के सभी सॉल्यूट्स को घोल सके। इवन पानी भी नहीं घोल सकता है, ठीक है ना, पानी के अंदर भी सब चीजें नहीं घुलती हैं, लेकिन पानी के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द सॉल्यूट्स घुल जाते हैं। खास करके जितने भी पोलर सॉल्यूट होते हैं जैसे कि NaCl हो गया या NaCl की कैटेगरी के डिफरेंट कंपाउंड हो गए, वो सब पानी के अंदर घुल जाते हैं। तो ऐसे सभी पोलर या आयनिक मटेरियल जो कि पानी के अंदर घुल जाते हैं उनको हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो मींस वाटर और फिलोस का मतलब होता है, ये भी एक ग्रीक टर्म है जिसका मतलब होता है लविंग या एफिनिटी। ऑन अ कंपैरेटिव नोट क्या होता है कि जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल आप बेंजीन ले लीजिए, आप CCl4 लीजिए या फिर आप क्लोरोफॉर्म का एग्जांपल लीजिए, वो क्या होते हैं, वर्चुअली इनसॉल्युबल होते हैं पानी के अंदर, वो पानी के अंदर बिल्कुल भी नहीं घुलते हैं। तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक। इनको पानी से क्या लगता है, डर। फोबोस, फोबोस भी एक ग्रीक टर्म है जिसका मतलब होता है फियर। अब सवाल आता है पानी के अंदर ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जो कि पानी को क्या बनाती है, अलग बनाती है, इसको एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट बनाती है। जो भी पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो भी आयनिक मटेरियल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक कंप्लीट पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करते हैं और जो पॉइंट चार्ज होते हैं उनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या कहता है कि जो 2 पॉइंट चार्जेस होते हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्सेस होता है दैट इज डिफाइंड बाय दिस इक्वेशन F इक्वल्स टू K Q1 Q2 ओवर D R स्क्वायर। ये K क्या है, एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होता है जिसकी जो वैल्यू होती है 9 into 10 raised to the power of 9 न्यूटन into मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम स्क्वायर। F क्या होता है, जो फोर्स
ऑफ अट्रैक्शन, इनफैक्ट ये रिपल्शन भी हो सकता है। आर क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, और Q1 और Q2 क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ दोस चार्जेस। लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, डी। डी का मतलब होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको हम फिजिक्स की भाषा के अंदर परमिटिविटी भी कहते हैं, वो किसी भी मीडियम की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से उन दो चार्जेस के बीच में जो अट्रैक्शन या रिपल्सिव फोर्स हो रहा है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जितना ज्यादा किसी भी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहेगा या किसी भी सॉल्वेंट का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहेगा, वो उतना ही ज्यादा उन चार्जेस के बीच में जो लगने वाला फोर्स है उनको कम कर देगा। तो इस वजह से वो जो चार्जेस होंगे वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। तो जितना ज्यादा किसी भी सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो उन दूसरों को एक दूसरे से दूर कर देगा, और उस वजह से उन जो चार्जेस का जो सॉल्वेशन होगा या घुलने की जो क्षमता होगी उस सॉल्वेंट के अंदर वो बढ़ जाएगी। अब अगर हम पानी के बारे में बात करें, वाटर के बारे में बात करें, वैक्यूम के लिए भी ये 1 होता है, और रफली हम एयर के अंदर भी पानी का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसको 1 ही मान के चलते हैं। जो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं, खास करके जो पानी होता है, इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा होता है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, ये जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम NaCl ले लें, इस पर्टिकुलर पिक्चर के अंदर देखें कि जैसे इसको अगर हम NaCl, इसको सोडियम माने और इसको हम क्लोराइड माने, ये तो चारों ओर से क्या घिर गया, पानी के मॉलिक्यूल से घिर गया। अब ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होने की वजह से ये जो एटम्स है, सोडियम और क्लोराइड आयन, इनके बीच में क्या लग गया, एक दीवार खड़ी हो गई, और उस दीवार को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा तो ये दीवार भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो ज्यादा स्ट्रांग होने की वजह से क्या होगा, ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे और इनको चारों ओर से पानी के जो मॉलिक्यूल होंगे वो घेर लेंगे। इसी वजह से क्या होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर, जो Q1 और Q2 के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वाटर। इसी वजह से क्या होता है कि जो आयंस होते हैं पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर, वो वाटर मॉलिक्यूल से या पोलर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल से घिर जाते हैं और उनका जो सॉल्वेशन होता है वो बढ़ जाता है। ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर जो डाइपोल हैं वो इतना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स पैदा कर रहे हैं इन अपोजिटली चार्ज आयंस के लिए, आपस के अंदर जो इनका अट्रैक्शन फोर्स होता है, जो कूलाम्बिक अट्रैक्शन फोर्स होता है, वो कम हो जाता है या बिल्कुल ही मिनिमल हो जाता है। इसी वजह से इसी कंसेप्ट को हम एक दूसरे एस्पेक्ट में भी समझ सकते हैं कि जो इंटरैक्टिंग जो स्पीशीज होती हैं, यानी कि जैसे हम सोडियम आयन ले लें और क्लोराइड आयंस ले लें, तो ये जो पानी के जो डाइपोल होते हैं, पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये डाइपोल की तरह बिहेव करते हैं। तो ये जो डाइपोल का जो कूलाम्बिक फोर्स होता है इन आयंस के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि आपस के अंदर जो इनका प्यार था, एफिनिटी थी सोडियम और क्लोराइड की, उसको भी खत्म कर देते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, इनका जो सॉल्वेशन होता है पानी के अंदर वो बढ़ जाता है। अगर कोई सॉल्यूट है वो किसी सॉल्वेंट के अंदर घुलता है तो हम इससे बोलते हैं सॉल्वेशन, और अगर वो सॉल्वेंट के रूप में अगर हमने पानी का यूज किया है तो हम बोलते हैं कि उन सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स का हाइड्रेशन हो गया। ये जो सोडियम आयन होंगे वो चारों ओर से पानी के मॉलिक्यूल से घिर जाएंगे, और ठीक इसी तरह क्लोराइड आयन होंगे वो भी एक चारों ओर से पानी के मॉलिक्यूल से घिर जाएंगे। तो इनका एक डिफाइंड ओरिएंटेशन हो जाएगा। लेकिन ये जो ओरिएंटेशन होता है इसको एक विरोध का सामना करना पड़ता है। क्यों इसको अपोज का सामना करना पड़ता है? क्योंकि मॉलिक्यूल्स के अंदर विद टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो उनके अंदर एक थर्मल मोशन होता है। तो थर्मल मोशन जो होता है, जो रैंडम मोशन विद टेम्परेचर बढ़ने से जो आता है, वो इन मॉलिक्यूल्स के जो डिफाइंड ओरिएंटेशन था उसको बदलने की कोशिश करता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो सॉल्वेटेड कॉम्प्लेक्स होते हैं उनका डिफाइंड ओरिएंटेशन ना होकर के उनका एक पार्शियली ओरिएंटेशन हो जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं उनका पार्शियल सॉल्वेशन होता है। लेकिन क्योंकि पानी के अंदर क्या होता है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रक्चर्स, हाइड्रोजन बॉन्ड का एक्सटेंट बहुत ज्यादा होता है, तो उस वजह से उनका जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वो जो हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रक्चर जो होती है लिक्विड वाटर के अंदर, वो इस थर्मल मोशन को बहुत ज्यादा विरोध करती हैं, उसको बहुत ज्यादा रेसिस्ट करती हैं। तो इस वजह से क्या होता है, जो आयनिक चार्जेस होते हैं उनका जो सेपरेशन होता है इन वाटर, अगर हम इसको किसी दूसरे पोलर सॉल्वेंट से कंपैरिजन करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप इसको फॉर्मामाइड से कंपेयर कर सकते हैं, तो उसका जो ओरिएंटेशन होगा
पानी के अंदर बहुत ही ज्यादा डिफाइन होगा। क्यों होगा? क्योंकि पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ज्यादा होते हैं। सवाल आ सकता है कि चलो हमने सोडियम क्लोराइड की बात कर ली कि उसके अंदर तो क्या था, एक डिफाइंड हमारे पास एक आयनिक स्ट्रक्चर थी। हम उन मॉलिक्यूल्स के बारे में कैसे सोचें जिनके जो पूरी तरह से आयनिक नहीं है, जो सिर्फ पोलर है। पोलर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पोलर ग्रुप्स, हाइड्रोक्साइल ग्रुप ले लो आप, कीटोनिक ग्रुप ले लो, एल्डिहाइडिक ग्रुप ले लो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ले लो या अमाइन ग्रुप ले लो। अब इन मॉलिक्यूल्स के अंदर भी क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए ये भी पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से वहां पर भी क्या होते हैं, डाइपोल मूवमेंट होती है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो अब उस डाइपोल की वजह से क्या होता है, जो उनका ओरिएंटेशन भी क्या होता है, वो कंपैरेटिवली दूसरे सॉल्वेंट्स के मुकाबले पानी के अंदर वो बढ़ जाता है। अब ये सभी जो ग्रुप्स होते हैं डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर बहुत ज्यादा एक्सेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मैंने पहले भी पिछली स्लाइड्स के अंदर बताया। तो उस वजह से उनका जो ओरिएंटेशन होता है वो बहुत ज्यादा डिफाइन हो जाता है। कंट्रास्टिंगली, ऑन अ कंट्रास्टिंग नोट, इस तरह के जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो डोनर और एक्सेप्टर ग्रुप्स होते हैं वो नॉन पोलर ग्रुप्स के अंदर या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर या नॉन पोलर सब्सटेंसेस के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं। तो इसलिए इस तरह का जो डिफाइंड ओरिएंटेशन होता है नॉन पोलर सब्सटेंसेस के अंदर या नॉन पोलर सॉल्यूट्स के अंदर हमें देखने को नहीं मिलता है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ हमें वाटर के केस में देखने को ही मिलता है। ओरिएंटेशन की वजह से क्या होता है कि जो डिफरेंट तरह के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, खास करके अगर हम बायोलॉजिकल मैक्रो मॉलिक्यूल्स की बात करें, वो एक एम्फीफाइल्स की तरह बिहेव करते हैं। जैसे हम लिपिड्स का एग्जांपल ले लें। एम्फीफाइल्स क्या होते हैं, जो एक ही टाइम के अंदर वाटर लविंग भी होते हैं और वाटर फोबिक भी होते हैं। लिपिड्स के अंदर एक हाइड्रोफोबिक टेल होती है और एक हाइड्रोफिलिक हेड होता है। तो पानी के अंदर जब हम लिपिड्स को घोलते हैं तो क्या होता है, इनका ओरिएंटेशन बिल्कुल डिफाइंड हो जाता है। कुछ जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इनिशियली एक मिसल लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। मिसल क्या होती है, एक स्फेरिकल या ग्लोब्यूल टाइप स्ट्रक्चर होती है, जिसके अंदर जो हेड ग्रुप्स होते हैं वो चारों ओर इस स्फीयर के अंदर सरफेस के ऊपर आ जाएंगे, और जो टेल होगी वो क्या होगी, वो कोर के अंदर या सेंटर की तरफ ओरिएंटेशन हो जाएगा। तो इस तरह की से जो एक ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनती है उसको हम बोलते हैं मिसल। कुछ केसेस के अंदर क्या होता है, स्पेसिफिकली जो लार्जर लिपिड्स होते हैं उनके अंदर क्या होती है, इस तरह बाइलेयर टाइप स्ट्रक्चर बन जाती है, और ये बाइलेयर आगे चलकर सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाती है। अब ये जरूरी नहीं है कि 100% ऐसा हमें देखने को बिल्कुल नहीं मिलता है। थ्योरेटिकली तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली ये 100% हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता है। इस तरह की जो इंटरेक्शन होती हैं, जो मिसल या बाइलेयर्स को स्टेबलाइज करती हैं, इनको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। अब ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस क्यों बनी? हाइड्रोफोबिक जो आपकी टेल बनी है ये आपस में इस तरह से ओरिएंट हो गई, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक थी, ठीक है ना, ये पानी से दूर रहना चाहती थी, तो इन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर लिया, तो इसीलिए हम इनको बोल दिया हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्यों होती हैं? क्योंकि ये वाटर से दूर भागती हैं और पानी को एक अपने से अलग करना चाहती हैं। लेकिन ये जो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होती हैं ये पूरी तरह से नॉन डायरेक्शनल होती हैं एज कंपेयर टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। लेकिन इनकी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, जिसको कि हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे कि इन्हीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होती हैं, बायोलॉजिकल जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर और भी ज्यादा एक्सेसिव फोल्डिंग होती है, या उनके अंदर सुपर मॉलिक्यूलर एग्रीगेट स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती हैं। ये जो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस होती हैं पूरी की पूरी यूनिक होती हैं हमारे एक्वस एनवायरनमेंट के लिए, और दूसरे जो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं वो इस तरह की हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस को प्रमोट नहीं करते हैं। So friends, if you do happen to like this video, this our content, then please don't forget to hit the subscribe button, and please also share with your families and friends and all those students who are basically eager to learn various topics related to biology. Thank you so much for watching this video.